बाबरी मस्जिद याद है आप सभी को? कौन है ये हुमायूं कबीर? क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां चुनाव से पहले ही नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देने लगे हैं। इस बार हलचल की वजह कोई राष्ट्रीय पार्टी या बड़ा गठबंधन नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए एक नेता का अचानक उभरना है। भरतपुर से विधायक और तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के जरिए बंगाल की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। उनका ऐलान है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह संख्या इसीलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि कुछ समय पहले तक हुमायूं कबीर सिर्फ 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। अचानक सीटों की संख्या बढ़ाना यह दिखाता है कि हुमायूं कबीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब सीमित नहीं रह गई है। हुमायूं कबीर का दावा है कि उनकी पार्टी कम से कम 90 सीटें जीतने की स्थिति में होगी और सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका भी निभाने वाली है। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में यह दावा बेहद बड़ा माना जा रहा है। आमतौर पर नई पार्टी बनाने वाले नेता पहले कुछ क्षेत्रों में ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुमायूं कबीर ने सीधे आधे से ज्यादा बंगाल को चुनावी मैदान बनाने का फैसला किया है। इससे यह साफ होता है कि वह खुद को सिर्फ एक नाराज या बागी नेता नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में भी पेश करना चाहते हैं। हुमायूं कबीर यह भी कह रहे हैं कि वह हर रोज 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे और समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह बयान सिर्फ प्रचार की शैली नहीं बताता, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि सवाल तो यह भी उठता है ना कि क्या जनता उन्नयन पार्टी के पास 182 सीटों पर लड़ने के लिए उतना मजबूत संगठन, उतनी जमीनी पकड़ और उतने संसाधन हैं? बंगाल जैसे राज्य में जहां हर सीट पर स्थानीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाती है, सिर्फ बड़े ऐलान काफी नहीं होते। हुमायूं कबीर की राजनीति को समझने के लिए उनका राजनीतिक अतीत भी जानना उतना अहम है और जरूरी भी है। साल 2015 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तृणमूल कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जहां उनका मुकाबला अपने पूर्ववर्ती रबीउल चौधरी से हुआ था, लेकिन वह सीट नहीं बचा पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और 19 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव भी लड़ा। हालांकि यह भी उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के हाथों पर हार झेलनी पड़ी थी। 6 साल का निष्कासन पूरा होने के बाद हुमायूं कबीर की तृणमूल कांग्रेस में वापसी हुई और उन्होंने भरतपुर सीट से विधायक के रूप में जीत हासिल की। यह राजनीतिक यात्रा यह दिखाती है कि हुमायूं कबीर अलग अलग राजनीतिक ध्रुवों के बीच आते जाते रहे हैं, जिसके कारण जो उनकी छवि है वो स्थायी विचारधारा से ज्यादा और एक अवसरवादी राजनेता के रूप में मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुमायूं कबीर एक बार फिर से विवादों में आए। तब आए जब उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में यह कहा कि जीत के 2 घंटे के भीतर वह हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में गंगा की एक शाखा भागीरथी नदी में फेंक देंगे, क्योंकि मुर्शिदाबाद की 70% आबादी मुसलमानों की है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया और उनकी बयानबाजी ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला करके खड़ा कर दिया। इस पूरी राजनीति का सबसे अहम पहलू हुमायूं कबीर की गठबंधन रणनीति है। उन्होंने खुलकर कहा है कि वह इंडियन सेकुलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ चुनावी गठबंधन करना चाहते हैं। भले ही अभी तक आईएसएफ की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हो, लेकिन हुमायूं कबीर का यह प्रस्ताव ही बंगाल की राजनीति में नई बहस और भूचाल लाने के लिए काफी है। एमआईएम का नाम आते ही यह साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सीधे वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। एमआईएम देश के कई राज्यों में यह साबित कर चुकी है। बिहार में भी आपने देखा कि वो किस तरीके से 5 सीटें जीतती हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन आईएसएफ भी बंगाल में खासकर मुस्लिम और दलित समुदाय के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। अगर जनता उन्नयन पार्टी, एमआईएम और आईएसएफ एक साथ आते हैं तो यह बंगाल में मुस्लिम राजनीति का एक नया केंद्र बन सकता है, जो सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती शायद दे दे। लेकिन हुमायूं कबीर ने इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि जो लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं वही लोग असल में मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा कर चुके हैं। उन्होंने वक्फ एक्ट का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय से वादा किया था कि वह इस
मामले को अकेले संभाल लेगी। लेकिन अंत में समुदाय को ठगा गया। यह बयान सीधे उस वर्ग को संबोधित करता है जिसे अब तक तृणमूल कांग्रेस की सबसे मजबूत ताकत माना जाता है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक। वहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हुमायूं कबीर की राजनीति का असली फायदा किसे होगा। वह खुद बार बार कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य भाजपा को रोकना है, लेकिन राजनीति में सिर्फ नियत नहीं, असर देखा जाता है। अगर हुमायूं कबीर की पार्टी और उनके संभावित सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को सेंध लगाते हैं, तो इसका अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। पिछले चुनाव में यह बार बार देखा गया है कि जहां पे विपक्षी वोट बिखरे हैं, वहां भाजपा को सीधा फायदा मिला है। सबसे बड़ा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आपको याद होगा। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर जनता उन्नयन पार्टी या एमआईएम या फिर आईएसएफ गठबंधन की ओर जाता है, तो फिर त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा की स्थिति शायद मजबूत हो सकती है। खासतौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। अगर यहां वोट बढ़ते हैं तो तृणमूल कांग्रेस की कई सुरक्षित मानी जाने वाली सीटें जो हैं वो खतरे में आ सकती हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से कमजोर मानना भी जल्दबाजी होगी। ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, पार्टी का मजबूत संगठन और प्रशासनिक पकड़ अब भी टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान भी इसी ओर इशारा करता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी पार्टी बना सकता है और जनता खुद फैसला करेगी। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा, याद दिलाया, माफ करिएगा, कि हुमायूं कबीर पहले भाजपा के संपर्क में रह चुके हैं, जो उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि हुमायूं कबीर का 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नई अनिश्चितता की शुरुआत है। यह कदम तृणमूल कांग्रेस के लिए चेतावनी है और भाजपा के लिए शायद एक छोटा सा अवसर। हुमायूं कबीर भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रयोग कहीं ना कहीं भाजपा के लिए रास्ता आसान बना सकता है। आने वाले चुनाव में वह खुद कितने सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बंगाल की राजनीति पर उनका असर अब तय माना जा सकता है, क्योंकि ये जो ऐलान था वो खुले मंच से था। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से सीधे तौर पर टक्कर लेती थी पश्चिम बंगाल में, अब हुमायूं कबीर का यह ऐलान करना कि वो 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें यह दावा कर देना, शायद प्रशांत किशोर वाली छवि नजर आती है इसमें, कि हम 90 सीट आसानी से जीत सकते हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, इससे फायदा किसे होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।